नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग हीरो के एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग क्रोएशिया वर्क परमिट 2024 से रिलेटेड कुछ जरूरी सवालों और जवाब के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों काफी ज्यादा लोगों के सवाल मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में भी आते हैं। दोस्तों काफी ज्यादा लोग जो है मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके काफी ज्यादा सवाल पूछते रहते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, काफी ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब मैं ऑन द स्पॉट यूट्यूब के कमेंट्स में ही या फिर दोस्तों अपने इंस्टाग्राम के डीएम में ही दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका मैं चाहता हूं आप लोगों को उन सवालों के जवाब का मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश करूं, ताकि दोस्तों इन सवालों के जवाब काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और दोस्तों ये जो नॉलेज है काफी ज्यादा लोगों को जो थोड़े बहुत जो है हेल्प कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी के ऊपर है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना पहला सवाल ले लेते हैं। आप लोगों को सवाल जो है साइड में शो भी हो रहा होगा। दोस्तों इनका नाम है दिवशान 143 करके इनकी यूट्यूब पे आईडी है। और इन्होंने जो मेरे से सवाल पूछा है, सर ऑफर लेटर में पासपोर्ट नंबर होना कंपलसरी है या नहीं, प्लीज बताइए। तो दोस्तों ऑफर लेटर से रिलेटेड काफी ज्यादा सवाल मेरे पास आते रहते हैं। जैसे कई सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारा ऑफर लेटर में एड्रेस होना जरूरी है या नहीं है, सर हमारे ऑफर लेटर में हमारी सैलरी कहाँ पे लिखी होती है, हमारे वर्किंग आवर कहाँ पे लिखे रहते हैं, और इसी के साथ हमारा पासपोर्ट नंबर उस पर होता है या नहीं होता, और अगर हमारे ऑफर लेटर में हमारा पासपोर्ट नंबर नहीं है तो क्या वो हमारा ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने भी काफी ज्यादा ऑफर लेटर चेक किए हैं। कई सारे लोग मेरे पास जब भी उनका ऑफर लेटर रिसीव होता है तो दोस्तों वो लोग मेरे पास सेंड करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर हमें बताइए कि हमारा ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, वैसे तो कोई ऑफर लेटर चेक करने का कोई जेन्युइन या फिर कोई सर्टेन कोई तरीका नहीं होता है जिससे हम लोग जो है ऑफर लेटर को चेक कर सकते हैं कोई क्रोएशिया मिनिस्ट्री से। लेकिन दोस्तों मैंने कितने भी ऑफर लेटर देखे, मैं उसमें से देख के आप लोगों को बता सकता हूँ कि ऑफर लेटर में आप लोगों का क्या क्या चीजें दी हुई होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों का ऑफर लेटर में आप लोगों का पासपोर्ट नंबर जरूर होता है। दोस्तों जितने भी ऑफर लेटर मैंने चेक किए हैं उसमें दोस्तों कैंडिडेट का जो है पासपोर्ट नंबर होता है। जो भी आप लोगों के पासपोर्ट पे एड्रेस लिखा होता है दोस्तों वो भी आप लोगों के ऑफर लेटर में होता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की सैलरी उसमें एक्यूरेट लिखी रहती है कि आप लोगों को कितनी सैलरी मिलने वाली है। यानी दोस्तों आप लोगों की बेसिक सैलरी जो क्रोएशिया में रहती है 840 यूरो। दोस्तों 840 यूरो तो कम से कम उसमें लिखे ही होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की वर्किंग कंडीशन क्या रहेगी, आप लोग कितने वीकली आवर वहां पे जाके काम करेंगे, आप लोगों का वीकली पेमेंट कितना होगा, आप लोग ओटी करते हैं तो आप लोगों को कितना पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की कंपनी का जो है पूरा नाम लिखा रहता है ऑफर लेटर में। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों के ऑफर लेटर में मेंशन होती हैं। दोस्तों जितने भी ऑफर लेटर मैंने देखा है दोस्तों उसमें ये सारी चीजें मेंशन हुई हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगा, जब भी आप लोगों को आप लोगों की एजेंसी के द्वारा जो आप लोगों को ऑफर लेटर मिलता है उसमें आप लोग ये सारी चीजें एक बार देख लें। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि उसमें ये सारी चीजें नहीं है तो एक बार अपने एजेंसी से जरूर पूछिए कि सर हमारे ऑफर लेटर में हमारा नाम ही नहीं है, या फिर हमारे ऑफर लेटर में हमारा पासपोर्ट नंबर नहीं है, हमारी सैलरी नहीं दिखी। तो उसमें आप लोग जो है अपने एजेंसी से सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को एजेंसी से सवाल पूछना भी चाहिए। उन लोगों का दोस्तों जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों के जो भी सवाल हो उन लोगों का जो है सवालों का जवाब वो लोग देंगे। तो आशा करता हूँ कि इनका जो भी सवाल था इनका जवाब मिल चुका होगा और ये जो है अपने जवाब से सेटिस्फाई होंगे। अब दोस्तों हम लोग अगला सवाल ले लेते हैं। अगला जो सवाल आया मेरे पास, इनका नाम है साहिल शर्मा करके इनका नाम है। आप लोगों को सवाल साइड में शो भी हो रहा होगा। इनका जो सवाल मेरे पास आया कि एजेंट आस्किंग 6 लाख रुपीज फॉर फूड डिलीवरी जॉब वीजा फॉर 1 ईयर। तो इनका मेरे पास सवाल आया कि जो हमारा एजेंट है 6 लाख रुपए हमसे मांग रहा है, 1 ईयर का वीजा दे रहा है और फूड डिलीवरी में जॉब दे रहा है, क्या ये सही है, सही सर्विस चार्ज है या नहीं, या फिर आप इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज के टाइम पे जो करंट सर्विस चार्ज क्रोएशिया के लिए चल रहा है दोस्तों बिल्कुल इतना ही चल रहा है। आज के टाइम पे अगर मैं जेन्युइन सर्विस चार्ज की बात करूं तो दोस्तों 6 लाख, 6.5 लाख और 7 लाख, इससे कम में बहुत कम एजेंट होंगे जो आप लोगों का काम करके दे रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि 7 लाख रुपए से या फिर 7.5 लाख रुपए से आप लोग ज्यादा बिल्कुल भी किसी एजेंट को मत देना। दोस्तों उतना सर्विस चार्ज नहीं होता है। 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख आप लोग इतने इसके बीच में ही किसी एजेंसी से बात करें। और दोस्तों जब भी किसी एजेंसी से आप लोग कॉन्टैक्ट करें तो ये चीज जरूर चेक कर लें दोस्तों, वो हमारा एजेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो है वेरीफाइड है या नहीं, रजिस्टर्ड एजेंट है या नहीं, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। और दोस्तों जो भी आप लोग अपना अमाउंट खर्च कर रहे हैं आप लोगों का उसका जो है पूरा बेनिफिट मिले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 6 लाख रुपीज जो है फूड डिलीवरी की जॉब के लिए, 1 ईयर के वीजा के लिए। दोस्तों बिल्कुल ये सर्विस चार्ज जेन्युइन है। फूड डिलीवरी जॉब में आप जा सकते हो, उसमें कमाई भी बहुत अच्छी खासी होती है। इसी के साथ आप लोगों का 1 ईयर का वीजा मिलता है। आप लोगों का एक्सटेंडेबल वीजा होता है दोस्तों, 1 ईयर के बाद दोबारा से रिन्यू हो जाता है दोस्तों, दोबारा 1 ईयर के बाद जो है
रिन्यू होता रहता है दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन सर्विस चार्ज है। तो साहिल भाई, आशा करता हूं कि आप लोग का सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल जिन्होंने पूछा, इनका नाम अभिषेक है और आप लोगों को इनका सवाल भी शो हो रहा होगा। इनका जो सवाल मेरे पास आया है कि हेलो सर, मेरा स्प्लिट का वर्क परमिट है VFS मुंबई में एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि वह कह रहे हैं कि 6 दिन पुराना ही वर्क परमिट है, वर्क परमिट रिन्यू में कितना समय लगेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी इनका वर्क परमिट इनको रिसीव हुआ होगा, या मान लेते हैं कि 3 महीने का वर्क परमिट होगा या फिर 6 महीने का वर्क परमिट होगा इनका, तो इनको जब भी इनका वर्क परमिट रिसीव हुआ तो उसमें जो है 6 दिन का ही वैलिडिटी बचा था। और उसके बाद जब वो VFS में सबमिशन के लिए गए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को आज के टाइम पे पता होगा, कम से कम 70 दिन 80 दिन 90 दिन वीजा आने में आप लोगों का लग रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों जाहिर सी बात है, एम्बेसी जो है VFS जो है आप लोगों का वर्क परमिट एक्सेप्ट नहीं करेगी और आप लोगों को कहेगी कि वर्क परमिट को दोबारा से रिन्यू करा के लेके आए। तो वो पूछ रहे हैं कि वर्क परमिट रिन्यू में कितना टाइम लगेगा। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस कंडीशन में आप लोगों को दोबारा से न्यू वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। दोस्तों न्यू वर्क परमिट आने का टाइम जो नॉर्मल टाइम चल रहा है उतना ही लगेगा। अगर मैं जागरेब की बात करूं तो दोस्तों 4 महीने 5 महीने 6 महीने 3 महीने कुछ भी नहीं कह सकते आज के टाइम पे दोस्तों, इतना टाइम तो लग ही रहा है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग आउट ऑफ जागरेब भी अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का 3 महीने 4 महीने 2 महीने इतना लग ही रहा है। तो मिनिमम आप 3 महीने 4 महीने के बीच में ही मान के चलें कि अगर आप लोग अपना वर्क परमिट रिन्यू कराते हैं तो आप लोगों का इतना टाइम लग ही जाता है। तो आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल गया होगा। तो दोस्तों अगला सवाल जिन्होंने पूछा है, इनका नाम है अमरीक सिंह और इनका जो सवाल मेरे पास आया, सर कैन आई अप्लाई फॉर 2 वर्क परमिट इन सेम टाइम फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री इन यूरोप। तो अमरीक भाई आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी सेम कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं वर्क परमिट, एक टाइम पे 2 वर्क परमिट, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही आप डिफरेंट कंट्री से अप्लाई करें, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप क्रोएशिया में किसी 2 कंपनियों में एक साथ वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वर्क परमिट आप लोगों की एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है HZZ.com, मतलब ये जो क्रोएशियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इसी पे आप लोगों का वर्क परमिट अप्लाई होता है। और 1 टाइम में आप लोगों का 1 वर्क परमिट ही अप्लाई होता है। अगर आप सेकंड वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उसमें आप लोगों का सीधा सीधा लिखा आता है कि आप पुराना वर्क परमिट को कैंसिल कराइए, तभी आप जो है दूसरा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो डिफरेंट कंट्री से 2 वर्क परमिट सेम कंट्री में अप्लाई कर दें यूरोप में। तो आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आप ऐसे बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप लोग एक कंट्री में एक टाइम पे 1 वर्क परमिट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जिनका आया, इनका नाम है सुमन भूत करके इनका नाम है और इनका जो सवाल मेरे पास आया कि सर VFS की फीस कितनी है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं काफी बार आप लोगों को दे भी चुका हूं, फिर भी दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूं कि VFS की फीस कितनी होती है। दोस्तों VFS की फीस जो है एक सेम फीस नहीं होती है, हर राज्य की यानी हर स्टेट की हर VFS की अलग अलग फीस जो है इंडिया में होती है। अगर आप लोग जो है दिल्ली में सबमिशन कराएंगे और नॉर्मल आप लोग जो है सर्विस VFS में जाके लेते हैं तो आप लोगों के 9,800 रुपये लगते हैं VFS के, यानी 10,000 11,000 के अराउंड में आपका VFS में सबमिशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग मुंबई में जाते हैं तो वहाँ पे जो आप लोगों का 17,000 कुछ रुपये जो है VFS की फीस होती है। दोस्तों इसी तरह हर स्टेट की अलग अलग VFS की फीस होती है। अगर आप लोग नॉर्मल सर्विस चार्ज लेते हैं तो आप लोगों की VFS की फीस अलग होती है। इसके अलावा अगर आप लोग प्रीमियम लॉन्च लेते हैं तो उसमें जो आप लोगों का 2,000 2,500 3,000 रुपये तक जो है एक्स्ट्रा आप लोगों को देना होता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग एक्स्ट्रा कोई सर्विस लेते हैं, कोरियर सर्विस या फिर आप फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, तो दोस्तों उसका आप लोगों का अलग से जो है उसमें जो फीस लगती है। तो दोस्तों इस सब को मिला के जो है हर अलग अलग VFS की अलग अलग आप लोगों की VFS फीस होती है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कम से कम VFS फीस पेड करना है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग दिल्ली में अपना VFS में सबमिशन कराएं और नॉर्मल लोन के लिए उन लोग से जो है रिक्वेस्ट करें, तो आप लोगों का कम से कम VFS की फीस में आप लोगों का काम जो है हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी सवाल के ऊपर। आखिरी सवाल जो मेरे भाई का आया, इनका नाम है नागेश मजागे करके इनका नाम है और इनका जो सवाल मेरे पास आया, सर ब्लड में कौन से टेस्ट करते हैं सर, बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें यूरोप में या फिर किसी भी शेंगन कंट्री में अपना वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले मेडिकल कंपलसरी होता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी शेंगन कंट्री में या फिर अगर मैं क्रोएशिया की बात करूं तो क्रोएशिया के लिए बिल्कुल भी आप लोगों का मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
और लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों को मेडिकल एक अपने तसल्ली के लिए करा लेना चाहिए कि अगर आप लोगों को वहां पे जाके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप लोगों का काफी ज्यादा नुकसान वहां पे जाके हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं भी आप लोगों से यही चीजें रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप लोग अपना वीएफएस में सबमिशन कराते हैं या फिर दोस्तों अगर आप लोग अपना वर्क परमिट के लिए किसी एजेंसी के पास अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप लोग एक नॉर्मल सा अपना मेडिकल करा लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को पता चल जाए कि आपके अंदर किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है और वहां पे जाके दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं दोस्तों इनके सवाल पे कि मेडिकल टेस्ट में ब्लड का कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो आपको बताना चाहूंगा नॉर्मल सा ब्लड का टेस्ट होता है दोस्तों। जब भी आप अपना नॉर्मल सा वीएफएस के लिए या फिर क्रोशिया के लिए अपना मेडिकल कराते हैं दोस्तों, उसमें आप लोगों का आई का टेस्ट होता है, आप लोगों का चेस्ट एक्सरे होता है, नॉर्मल ब्लड का टेस्ट लेते हैं कि आप लोगों को कोई मेजर डिसीज तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का हाइट, वेट, आंख की रेटिना वगैरह वो सब लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों का एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ा जो है टेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप लोग वीएफएस करा के अपना जब आप लोगों का वीजा रिसीव हो जाता है और उसके बाद दोस्तों जब भी आप लोग अपना क्रोशिया में जब लैंड करते हैं दोस्तों, वहां पे आप लोगों की टीआरसी बनने से पहले वहां पे आपका एम्प्लॉयर आप लोगों का एक नॉर्मल सा मेडिकल वहां भी कराता है। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों की टीआरसी बन जाती है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एक नॉर्मल सा ब्लड का टेस्ट होता है। तो दोस्तों आप लोग एक नॉर्मल सा मेडिकल जो है क्रोशिया में अप्लाई करने से पहले करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक Q&A वीडियो। दोस्तों काफी ज्यादा लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के सारे सवालों को लेकर एक वीडियो बना दूं ताकि दोस्तों आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।